फाइनली मुझे अदब के दायरे से तो निकाला, क्योंकि तुम इज़्ज़त के लायक नहीं हो। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि खाज़न अयाज़ मोहब्बत के लायक नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त चाहे ना करे मगर मुझसे मोहब्बत ज़रूर करे। गो टू हेल खाज़न अयाज़, मेरा गिफ्ट पसंद आया? मैंने देखे बगैर फेंक दिया था। अगर यही चलन रहे तो इसी हफ्ते निकाह होगा। जैशमा के लब भींच गए, गुस्से से जिस्म कांपने लगा। जी चाहा 101 गालियाँ लिखकर भेजे, मैं मरकर भी तुमसे शादी ना करूं। मैंने किसी और के हक़ में हाँ कह दिया। मैं नहीं मानता। ना मानो, मेरी बला से। इसने बेड पर पड़ी तस्वीरों को उठाकर बारी बारी देखा। बेदिली से देखे जा रही थी, दिमाग कहीं और था, दिल कहीं और, निगाह कहीं और। एक बात पक्की है कि शादी तो खाजिन से नहीं करनी, इसके अलावा कोई भी हो चलेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद दाढ़ी वाली तस्वीर उठाकर न सिर्फ एक तरफ रखी बल्कि फ़ोन पे तस्वीर लेकर दूसरी जानिब भी भेज दी। इसके साथ शादी कर रही हूँ, कार्ड भेजूँगी, चावल खाने ज़रूर आना। तुम मेरे मुकाबले में इसको चुन रही हो? अपने अल्फाज दुरुस्त कर लो। चुन रही नहीं हूँ, चुन चुकी हूँ। एक बात बोलूँ, अगर बुरा न मनाओ, किस कदर घिसी पिटी पसंद है। ये करता क्या है? डॉक्टर है। जानवरों का नहीं, पागलों का। तुम अपना इलाज करवाने ज़रूर आना। मेरी सिफारिश पे तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। साथ की मोहब्बत कहाँ गई? दिल में है। वो सारे दावे कहाँ गए जो तुमने आज दिन में किए थे? आई हेट यू खाज़न अयाज़। मुझे इस एक फ़िक्रे ने बहुत सी उम्मीद दी है, शुक्रिया। जैशमा ने फ़ोन एक तरफ फेंका और अपनी दुखती हुई आंखों को हाथों से ढांप कर बेड पर चित लेट गई। अपने एहसासात अपनी ही समझ से बाहर थे। खाज़न पर गुस्सा आया जा रहा था। क्या था जो अपनी माँ को इनकार कर देता? किसी ख्याल के आते ही फ़ौरन उठ के बैठी, फ़ोन उठाया और जल्दी जल्दी लिखा। क्या तुम्हें लड़कियों की इतनी कमी है जो एक बेवा से शादी करने को तैयार हो, जो अभी तक अपने मरहूम शौहर से मोहब्बत करती है? अगर मैंने तुमसे शादी की भी तो कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। जैशमा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? जैशमा का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो क्या कह रही थी? जवाब में वो क्या पूछ रहा था? मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ। ख़ुद को बता रही हो या मुझे? जो मर्ज़ी समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मोहब्बत करोगी? मुझे तुमसे नफ़रत ज़रूर होगी, मोहब्बत नहीं। ख़ुद से लड़ना बंद करो और अपनी बालकनी में आओ। चंद पल स्क्रीन को देखते रहने के बाद वो बेड से उठी तो फ़ोन हाथ में ही था। बालकनी का दरवाज़ा खोलकर धीमे धीमे कदम उठाती बाहर आई। 11:45 हो रहे थे। सारी गली सुनसान पड़ी थी और वो वहाँ अपनी गाड़ी के बोनट पे बैठा हुआ था। जैशमा को देखते ही दूर से हाथ हिलाया। वो हैरत की इंतहा पे खड़ी पल के झपके बगैर उसको देख रही थी। जंप मार कर गाड़ी के बोनट से उतरा। बड़ी अदा से उसको सलामी पेश करने को अपना सीधा हाथ दिल पे रखकर आगे को झुका। सीधा हुआ और ऊंची आवाज़ में बोला, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का बहुत शुक्रिया। जैशमा शौक से निकलने के बाद फ़ोन की मदद से पूछने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब भी फ़ोन पे ही मिला, तो मैं डिनर पर ले जाने के लिए आया था। डिनर 7 बजे था। मैं 7 बजे का ही आया हुआ हूँ। तुम पागल हो? था नहीं, पर हो गया हूँ। तुम 30 के होकर किसी 15 साल लड़के वाली हरकतें कर रहे हो। बुढ़े खुसट कहीं। गली में ज़िंदगी से भरपूर मर्दाना कहकहा गूंजा था। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। अपने घर जाओ खाजिन। तो मैं लेने कब आऊँ? जब मेरे अब्बू बुलाएं। वो अपनी गाड़ी की जानी मोड़ा। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर झुका। वापस आया। अपना सांस रोक के उसकी अगली कार्रवाई देख रही थी। पूरे 1 मिनट 15 सेकंड बाद वो उसके बराबर बालकनी में खड़ा था। हेलो हेलो। जैशमा को लगा न सिर्फ बालकनी की जगह सुकड़ गई है बल्कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है। डार्क ग्रे सूट में वो इंतहा दर्जे का हैंडसम लग रहा था। खुद बिखरे बालों सिलवटों से भरपूर लिबास में उसके सामने खड़ी थी। अब जबकि तुमने हाँ कर दी है, मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हें दी गई सारी तस्वीरें मेरी ही हैं। कॉलेज में ड्रामे के गेटअप में एक 10 साल पुरानी है, एक यूनिवर्सिटी की है। तुम पूरे चीटर हो। यस मैम। कुछ देर उसको देखने के बाद गहरा सांस खारिज करते बोला, काश इस वक्त हम लोग पेरिस में होते, एफल टावर के नीचे फ्रेंच किस होती। खैर ये बालकनी भी बुरी नहीं है। जैशमा के गाल लाल टमाटर हो रहे थे। वो बगैर सोचे न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। वो वहाँ से हटने का सोच ही रही थी जब उसको मज़ीद हैरान करता हुआ इसके सामने एक टांग पे बैठा और जेब से वेलवेट का छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने खोला। मैं जानता हूँ ये सब पागलपन की हद तक अजीब व गरीब है। मैं ये भी जानता हूँ तुम साथ से मोहब्बत करती हो, मुझसे नफ़रत करती हो। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनो। बड़ी बड़ी गहरी सुरमई आंखें इस्तजाब से उस आदमी को देख रही थी। जैशमा, अंगूठी पकड़ लो, तुम्हारी खातिर 2 दीवारें फलांग कर यहाँ तक पहुँचा है। अब क्या दूध की नहर निकाल ले? यासिर भाई की आवाज़ पर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी।
खाजिन बड़ी दीदा दलेरी से मुस्कुरा रहा था। भाई के पीछे भाभी का चेहरा नज़र आया। भाभी के पीछे दानियाल चेहरे पे खाजिन से ही बड़ी मुस्कुराहट दिखा रहा था। जैशमा ने उन सबको देखा, फिर अपने सामने बैठे खाजिन को। आंखों में पानी चमकने लगा। जैशमा, अपना हाथ आगे करो जानी। भाभी की बात पर उसने अपने हाथ को बंद करके कमर के पीछे कर लिया। फुप्पो बंदा जल्दबाज ज़रूर है पर है माकूली, यस करें। दानियाल ने भी अपना हिस्सा डाला। खाजिन सबके अल्फाज को एंजॉय कर रहा था। आंखें मुसलसल जैशमा पे टिकी हुई थी। जैशमा ने आखिरी दफ़ा भाई और भाभी की जानिब देखा। भाई के चेहरे पे नर्म सी मुस्कुराहट थी और भाभी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। इसने थोक निगलते हुए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, जैसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए खाजिन ने कीमती सफ़ेद डायमंड उसकी उंगली में डाल दिया। दानियाल ने तालियां बजाकर हुर्रे का नारा लगाया था। भाभी ने आकर उसको गले लगाकर बेख्तियार उसकी पेशानी चूमी। बहुत मुबारक हो मेरी जान, आज का दिन कितना खूबसूरत दिन है। भाई ने खाजिन को गले लगाकर मुबारकबाद दी, फिर उसके गेंदबाजों फैलाकर उसको छोटी सी गुड़िया की तरह अपने सीने में भींच कर सदा खुश रहने की दुआ दी। फुप्पो, मैंने कहा था ना, हर ख़िज़ा के ख़ात्मे पर एक बहार आती है। आज आप पर बहार की शुरुआत हो गई है। जैशवान जवाब में कुछ भी कहने से कासिर थी। सब कुछ बहुत गलत लग रहा था, यूँ जैसे खाजिन के नाम की अंगूठी पहनकर कोई गुनाह कर लिया हो। साथ जिंदा नहीं था तो क्या, वो अभी तक उसी की बेवा थी। अब के बाद हवाले बंद हवाले खुलने वाले थे या बंद होने वाले थे। नया तारुफ बनने जा रहा था। खाजिन मज़ीद कुछ कहे बगैर यासिर भाई की हमराही में कमरे से निकल गया। यासिर भाई ने भाभी से कुछ मीठा खिलाने की फरमाइश की थी। आप नीचे चलकर अब्बू को खुशखबरी सुनाएं, मैं आपका मुंह मीठा करने का इंतज़ाम करती हूँ। और दानियाल बेटा, आप खाजिन अंकल के घर फ़ोन करके उनकी अम्मी को बुलाओ। भाभी खुशी खुशी हदायतें देती भाई के पीछे ही निकल गई। दानियाल भी जी अच्छा कहता यकीनन फ़ोन करने चला गया था। वो कितनी देर अकेली बालकनी में खड़ी रही। नज़रें हाथ पे सजे नग पर थीं, जो बिल्कुल पूरा आया था, जैसे ख़ास उसी के लिए बनाया गया हो। उसने सर उठाकर एक नज़र तारों से चमकते आसमान को देखा। क्या आज से आसमान भी बदल जाएगा? धीमे कदमों से आकर बेड पे सिरहाने की जानी बैठ गई। नीचे से कहकहों और बातों की आवाज़ें आ रही थी। आज का सूरज जब तुलू हुआ था तो किसने सोचा था अगली सुबह के निकलने से पहले इस नए ताल्लुक़ की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। सच यही है कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला जिस पे वो अपनी सोचों से बाहर आई थी। सबा का फूला हुआ चेहरा उभरा। नीचे मम्मा कह रही हैं आपकी शादी उन गंदे वाले अंकल के साथ हो रही है, क्या सच है? वो गहरा सांस खारिज करते पैर बेड पे रखकर आरामदेह हालत में बैठी। इधर आओ। सबा आंखों में नाराज़गी लिए अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती उसके पास आ बैठी। जैशमा ने उसको अपने साथ लगाकर ऊपर कंबल उड़ा दिया। कितनी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो सबा ने एक दफ़ा फिर उसकी तवज्जो हासिल की। अब बताएं भी, क्या आप उन गंदे अंकल से शादी कर रही हैं? मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं, आप इनकार कर दें। मेरे इनकार की कोई हैसियत नहीं। तो ठीक है, मैं इनकार कर देती हूँ। मैं भी जाकर उनको बता देती हूँ मेरी प्यारी फुप्पो जानी आपसे शादी नहीं करेंगी। क्या बहुत गंदा है? बहुत ज़्यादा। मगर बज़ाहिर तो साफ़ सुथरा ही लगता है। मेरा ख़्याल है साल में 1-2 दफ़ा नहा भी लेता होगा। क्या ख़्याल है? आपकी शादी तो साद मामू से होनी थी, फिर ये गंदे अंकल कहाँ से आ गए? अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो साद मामू को वापस भेज दें। जानी अल्लाह जिनको एक दफ़ा अपने पास बुला लेते हैं उनको वापस आने की इजाज़त नहीं देते। फिर ऐसा करते हैं, मैं और आप भी साद मामू के पास चले जाते हैं, वहाँ उनके साथ ही रहेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। जैशमा ने सबा को ज़ोर से अपने साथ भींच लिया। मेरी जान, हम बग़ैर बुलावे के वहाँ जा भी नहीं सकते। तभी जा सकते हैं जब अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को हमें लेने भेजते हैं। तो क्या आप शादी करके उन गंदे अंकल के साथ चली जाएंगी? मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। बाहर गेट पे गाड़ी रुकी थी, साथ ही हॉर्न बजाया गया था। सबा एक जस्त में बेड से निकलकर बालकनी की जानिब भागी। 2 मिनट बाद वो मुड़ी। वो मोटी वाली अम्मा जी आई हैं, साथ में उस दिन वाली लड़की और एक लड़का है। ऐसे नहीं कहते, जिनको मोटी वाली अम्मा कह रही हो उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? सबा को कोई तमीज़ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कहती, पर उनके बेटे को गंदा अंकल ही कहूँगी। उसको जो मर्ज़ी बोल लो, उसकी खैर है, बल्कि उसके मुँह पे कहना। क्या आपको भी उनको गंदा अंकल ही बोला करेंगी? इन्हें सिर्फ चलो बस गंदा कह लिया करूँगी, क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है। दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने जैशमा को जवाब से ही बचा लिया। आने वाली दोनों उसकी होने वाली नंदे थीं। एक को तो वो पहले से मिल चुकी थी, दूसरी से पहली मुलाकात थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। छोटी वाली पूरी बाहें खोलकर उसकी जानी बढ़ी थी। जैशमा अपनी जगह से खड़ी हो ही रही थी जब तक वो लड़की इसको गले लगा चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जैशमा ने इखलाक से पूछा। जवाब में वो जोश में बोली,
میں بہت زیادہ خوش ہوں، شام کی فلائٹ سے پہنچی ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ملتے ہی سفر کی ساری تھکاوٹ جاتی رہی۔ اف اللہ، آپ کتنی پیاری ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی ممی اپنی نرم فطرت کے پیش نظر آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہیں۔ اب تو مان گئے بھائی، ممی کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا میرا بھائی پہلی گیند پر ہی بولڈ آؤٹ ہو گیا۔ زوہا اپنے جذبات پہ بند باندھوں ایک دم سے اتنا بول کر زیشما کو پریشان کر رہی ہو۔ دانیہ نے مسکراتے زوہا کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر زیشما کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیار سے دیکھتے بولی، فیملی کا حصہ بننے پر تہے دل سے خوش آمدید۔ جیسے ہمارا بھائی ہم سب بہنوں ممی کی آنکھوں کا تارا ہے، اسی طرح آج سے تم بھی ہمیں دل و جان سے عزیز ہو۔ زیشما صرف مسکرا ہی سکی، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس دوران زوہا دروازے کے پاس پڑے دو بڑے بڑے بیگز جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی فرش سے اٹھا کر بیڈ پہ رکھ دیے۔ خواتین، باتیں تو اب کبھی ختم نہیں ہونی ہیں، ابھی تو زونی آپی اور زوہا نے بھابھی سے بات کرنی ہے، پر سب سے پہلے ان پہ ممی کا حق ہے جو نیچے بڑی ہی بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سب انہوں نے بہت پہلے سے خرید کر رکھا ہوا تھا، اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ لباس پہن لیں تاکہ پھر میں آپ کو ممی سے ملوانے نیچے لے جاؤں۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دوسری دونوں نندیں بڑی بے چینی سے ویڈیو کال کے انتظار میں۔ اب آپ ان کو ایسے سوٹ میں تو ملنا نہیں چاہیں گی، اس لیے لباس آئیڈیل ہے۔ زوہا بولنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیگز خالی کر چکی تھی۔ فیروزی رنگ کی کام والی گاؤن جس پر شاکنگ پنک ریشم کا کام بھی کیا ہوا تھا، فیروزی جوتے، چوڑیاں، مہندی، میک اپ کی پوری کٹ، ہر آئٹم موجود تھی۔ زیشما کی نظر جوتے کے سائز پر پڑی، بے اختیار منہ سے سوال نکلا، آنٹی نے شاپنگ بہت پہلے کی تھی، ان کو میرا سائز کیسے معلوم ہوا؟ دانیہ ہلکے سے ہنسی، ممی کے پاس اپنے سورسز ہیں، خواتین کی کونسل جو ایسی معلومات اکٹھی کرنے میں ماہر ہوتی ہے۔ زیشما کو بے اختیار تہمینہ آنٹی پر پیار آیا، ایسے پرخلوص لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ زیشما، تمہیں تکلیف تو یقیناً ہوگی، پر پلیز ممی کی خوشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دانیہ کے کہنے پر وہ نہ نہیں کر سکی، ہینگر تھام کر واش روم میں بند ہو گئی۔ صبا خاموشی سے دونوں بہنوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبا بیٹا، اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ زوہا کے سوال پر صبا بغیر ہچکچائے بولی، آپ دونوں، آپ کی ممی تو بہت ہی حسین ہیں، انکل کیوں اتنے گندے ہیں؟ پہلے تو دونوں بہنیں منہ کھولے حیرت سے صبا کو دیکھے گئیں، پھر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ دانیہ اور صنم کی ہمراہی میں جب اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، ایک پل کو تمام آوازیں مر گئیں۔ خازن ایاز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا، یہ الگ بات زیشما نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھنا تک ناگوارا کیا۔ ہلکے فیروزی رنگ کے جوڑے میں اس کی سفیدی مائل گندمی رنگت کھلی ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہر بلا سے محفوظ رکھیں، اللہ میری بیٹی کا نصیب روشن کریں، سدا خوشیوں میں کھیلو۔ تہمینہ بیگم نے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے دعاؤں کی بارش ہی کر دی، ساتھ ہی اپنے پرس سے ہرے نیلے نوٹ برآمد کر کے اپنے بیٹے اور زیشما کے سر سے وار کر کام والی کو دیے۔ آؤ میری جان، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ تہمینہ آنٹی کے کہنے پر زیشما ٹو سیٹر صوفے پہ ان کے برابر بیٹھ گئی۔ دانیہ اور فری بھابھی کی شرارتی معنی خیز نظریں خازن پہ تھیں، جو شاید وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔ زیشما کب کی بیٹھ چکی تھی اور وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑا نرم نظروں سے اپنی ماں اور ان کے برابر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو آج ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، اور دل چاہ رہا تھا اب کبھی بھی یہ نظروں سے دور نہ ہو۔ دانیہ نے گلا صاف کرتے اس کی توجہ حاصل کی۔ بھائی؟ وہ چونکا ضرور، شرمندہ بالکل نہیں تھا، دلکشی سے مسکراتے کچھ بڑبڑایا اور واپس اپنی جگہ پہ ٹک گیا۔ کمرے میں کہے گونجتے تھے۔ باقی کی ساری محفل میں اس نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہوں کو قابو رکھا تھا جو سبھی چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ میں تو انگوٹھی بھی لائی تھی، مگر اب جب کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے یہ رسم کر چکا ہے تو میں اپنی بیٹی کو کنگن پہنا لیتی ہوں۔ انہوں نے ایک باکس سے سونے کے نفیس سے 2 کنگن نکالے اور زیشما کی دونوں کلائیوں میں ایک ایک پہنا دیا۔ مبارکباد دی گئی، مٹھائی کھلائی گئی، خوشیوں نے گھر میں زندگی کی گرمی دوڑا دی۔ وہ لوگ 3 بجے کے بعد واپسی کے لیے نکلے۔ یار اتنی لیٹ جانا اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی گھر جا کر تو سونا ہی ہے، اور ادھر کون سا بستر نہیں ہے، ادھر ہی آرام کر لو، کل ناشتہ وغیرہ کر کے نکل جانا۔ فکر نہ کریں، 10-15 منٹ کا راستہ ہے، ویسے بھی سڑکیں سنسان پڑی ہونی ہیں، 10 منٹ سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ تم اکیلے جاتے تو مجھے فکر نہ ہوتی، پر اب ساتھ میں امی اور بہنیں بھی ہیں، انہیں چھوڑ جاؤ۔ یاسر بھائی، آپ مجھے حد سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ اماں اور بہنوں کو بحفاظت منزل تک نہ پہنچا سکوں۔ آپ کی بات میں بھی دم ہے، تو فیصلہ خواتین پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ لوگ رکنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یاسر بھائی، بچے سو رہے تھے، ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، ورنہ میں ضرور رکتی۔ دانیہ نے کہا تو ابو نے مداخلت کی، اگر یہ بات ہے تو بیٹے نکلو، مزید دیر مت کرو۔
खाजन ने भाभी के सामने सर झुकाया। इजाज़त? उसकी सदा पे भाभी की आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। जाने से पहले तहमीना आंटी समेत दानिया सनम ने उसको गले लगाकर प्यार किया। वो और सबा ड्राइंग रूम में मौजूद रहे। अब्बू और यासिर भाई और दानियाल के साथ भाभी भी सबको गेट तक छोड़ कर आए। ज़ेशमा के कानों से यासिर भाई की आवाज़ टकराई। खाजन, घर पहुंचती कॉल कर देना, मैं इंतज़ार करूंगा। आपने एक दफ़ा और मुझे इतनी प्यार भरी ताकीद की यासिर भाई, तो मैंने यहाँ से जाने से इनकार कर देना है। मैं तो पहले ही तुम्हें रुकने की ऑफ़र कर चुका हूँ। ऐसी बात है तो मैं कल तक अपनी वालदा के ज़रिए यहाँ पे रुकने का लाइसेंस अप्लाई करूँगा। मेरी दरख्वास्त इल्तवा में मत डालिएगा। जवाब में यासिर भाई की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। बड़े तरीके से अपने मुतालबे मनवा रहे हो। दूसरी जानिब से खाजन ने कहा मारा था, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, जानता हूँ अपना काम कैसे निकलवाना होता है। चलो सोचते हैं तुम्हारे मुतालबे पे। बड़ी नवाजिश, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। गेट खुला और 2 गाड़ियाँ आगे पीछे निकल गईं। ज़ेशमा अपनी हथेली पर मौजूद लकीरों को खोज रही थी। अंदर आती भाभी ने नौकरानी और दानियाल को अपने साथ लगाया और बर्तन वगैरह समेटने लगी। अब्बू थके हुए थे, अपने कमरे में चले गए। सबा को भी नींद आ रही थी, वो भी दादा के हमराही वहाँ से उठ गई। यासिर भाई आकर उसके पास बैठे और बड़े आराम से एक बाजू उसके गिर्द डालकर उसका सर अपने कंधे पे टिका दिया। इतनी चुप क्यों बैठी हो? तो क्या भंगड़े डालूं? खाजिन जैसे इंसान से मंगनी होने की खुशी में एक आध मुस्कुराहट तो बनती है। आपको बहुत पसंद आया है? हाँ, इखलाक किरदार का अच्छा है। एक ही दिन में उसके इखलाक किरदार को कैसे जान लिया? शोबिस का बंदा है, इसका किरदार अगर रंगीन होता तो हर दूसरे मैगज़ीन में सुर्खियाँ आती। हो सकता है पैसा देकर अपनी बुराइयां छुपाता हो। जिस दिन तहमीना आंटी पहले दिन हमारे घर आई थी, उस दिन से मैंने इंटरनेट छान मारा है। बहुत सी तस्वीरें हैं, लड़कियों के साथ भी हैं। कहीं कोई सीरियस अफेयर वगैरह नज़र नहीं आया। सिर्फ एक साहब का गर्लफ्रेंड रही है इसकी, जो 4-5 साल बाद अलहदा हो गई थी। यासिर भाई, गर्लफ्रेंड्स रखने वाले आदमी के बारे में आप कह रहे हैं कि किरदार का अच्छा है? इंसान फरिश्ता नहीं होता है, मर्द तो खासकर बेसब्रा होता है। मगर इसके बारे में यही सुनने को मिला कि इसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, जिसकी वजह से अब इसका एक ही जनून है, दिन रात कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ है। प्रोडक्शन हाउस के अलावा कई जगह सर घुसाए हुए बैठा है, जिसकी वजह से इसके पास अय्याशी करने का भी वक्त नहीं बचता है। लगता है पूरी रिसर्च करके बैठे हैं। मेरा फ़र्ज़ था। बाकी सब तो चलें ठीक है, इतनी जल्दी क्यों? क्या आपको अजीब नहीं लगा? पहले तहमीना आंटी को जल्दी थी, आज बेटा आया तो उनसे भी 2 हाथ आगे है। यासिर भाई हल्के से हंसे। खाजन का रवैया साबित करता है कि वो तहमीना आंटी का ही बेटा है। ना सिर्फ आदत और अतवार माँ पे गई है, पसंद भी उन जैसी ही निकली। वरना बहुत कम बच्चे समझदार उम्र में जाकर इन मामलात में माँ बाप के हम ख्याल साबित होते हैं। और मैं नहीं समझता कि खाजन ने सादतमंदी में माँ की पसंद पे हाँ कही है। मेरा पूरा यकीन है उसने तुम्हें देखकर पसंद करने के बाद अपनी पसंद के बल पर माँ को हाँ की है। मंगनी की अंगूठी माँ को बताने से पहले ही पहना दी। इससे साबित हो गया ना कि बंदा दिल हार गया। बातों के दौरान यासिर भाई की नज़र मुसलसल अपने फ़ोन की बुझी स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जिसे नोट करके ज़ेशमा ने अपना सर उनके कंधे से हटाया, उनका हाथ थाम कर बोसा दिया। आपको फ़ोन की तरफ इतनी तवज्जो से देखते पाकर मुझे इंतहा दर्जे की जेलसी हो रही है। मैं ऊपर जा रही हूँ, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर खाजन का मैसेज आए तो मुझे बता देना घर पहुँचा कि नहीं। यासिर भाई की बात पर उसके कदम थमे। वो मुड़ी, माथे पर तेवरी लिए शक की नज़रों से भाई को देखा। तो इसको मेरा नंबर देने वाले भी आप ही हैं। जब तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दिया तो फ़ोन नंबर देने पे इतराज़ क्यों उठाता? वो कौन सा कोई लाउबाली है जो दिल लगी करेगा? अगले महीने तुम दोनों का निकाह है, और भी कोई धमाका बचा है तो मेरी समात पे गिरा दें। कल कहीं आप सबको मौका ही ना मिले। अच्छा जाओ आराम करो। निकाह वाली बात मैं भी बताना नहीं चाह रहा था, मगर मुँह से निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तंज़िया कहती आगे बढ़ गई। तभी यासिर भाई के मोबाइल पे मैसेज आया, जिसे उन्होंने बावाज़े बुलंद पढ़ा। बिरादर अज़ीज़, पुरसकून होकर सो जाएं। शब बख़ैर। वो रुके बगैर अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक करके बेड पे बैठ गई, जहाँ से नज़र सीधी ड्रेसिंग मेज़ के आईने में उभरते अपने अक्स पर पड़ रही थी। सीने से गहरी सांस खारिज करते हुए इसने दुपट्टे की पिनें खोलकर आंचल एक तरफ रखा। बारी बारी दोनों कलाइयों से कंगन उतार कर वहीं अपने सामने बेड पे रखे। दिमाग में यासिर भाई का रवैया घूम रहा था। ये तो जैसे तैयारी बैठे थे, कोई इनके घर रिश्ता भेजे और ये फ़ौरन से बहन को चलता कर दें।
कंगन उतार लेने के बाद नज़र बाएं हाथ की चौथी उंगली पे जमी अंगूठी पे ही ठहर गई। दूसरे हाथ से अंगूठी को थाम कर बेख्याली से घुमा रही थी। अपने मोबाइल की तलाश में इसने बेड के सरहाने उठाकर इधर उधर फेंके, फिर साइड का दराज खोलकर देखा, मोबाइल हाथ में लेकर वापस बेड पे बैठ गई। इनबॉक्स खोलकर आखिरी बार जिस नंबर से मैसेज आया था इसको खोलकर टाइप करने लगी। मेरे भाई को शीशे में कैसे उतारा, क्या क्या गुर इस्तेमाल किए हैं, 1 महीने बाद शादी की बात किसने की थी, मंगनी तो तुम्हारी मर्ज़ी से आज के दिन हो गई, शादी कब होगी ये मैं बताऊंगी। पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद फ़ौरन से भेज भी दिया। कहीं 2 पल रुकी तो जहन ना बदल जाए। फ़ोन वहीं बेड पे फेंक कर कपड़े बदलने चली गई। वो अपने किंग साइज़ बेड के नरमी में आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में आ गया था। ना लिबास बदला, यहाँ तक कि जूते भी अभी तक पहने हुए थे। आंखें मौंद कर सिरहाने को चेहरे पे रखा हुआ था। आने वाले पैगाम की घंटी सुन लेने के बावजूद एकदम से मुतवज्जा नहीं हुआ। इंटरकॉम की बेल पे उठा, रिसीवर उठाया। जी। दूसरी तरफ दानिया थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, आप भी आराम करें। दूध का गिलास भिजवा दूँ? नहीं, दूध बिल्कुल भी नहीं। तुम खुश हो? ये भी भला पूछने वाली बात है तो नहीं। जिस तरह से तुम जेशमा को देखकर सबकी मौजूदगी को फरामोश कर बैठे थे। तुम्हारी इस बेख्तियारी ने तुम्हारे दिल की हालत जाहिर कर दी थी। खाजिन, मैंने अपने गर्दन पे हाथ फेरते दिल ही दिल में ख़ुद को कोसा, जबकि दानिया कह रही थी, मगर वापसी पे सारा रास्ता तुम्हारे चेहरे पे इस कदर गहरी संजीदगी थी, मुझे तो फ़िक्र सी लग गई है। क्या वाकई खुश हो? मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाए। तुम जल्दबाज नहीं हो रहे? क्या कोई मसला है? मसला तो कोई नहीं। मैंने फरी भाभी से बात की थी, उनका कहना था तैयारी तो हो ही जाएगी, पर शायद जेशमा को थोड़ा और वक्त चाहिए हो। दानिया, 1 महीने से ऊपर 1 दिन भी नहीं। दानिया खामोश हो गई। मुझे बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही, अब आराम करें, मैं भी सोने लगा हूँ। शब बखैर। रिसीवर रख कर कपड़े बदलने की नीयत से उठ गया। जैकेट की जेब से फ़ोन वॉलेट निकाल कर दराज में डालते उसका मैसेज का याद आया। यूँ ही खड़े खड़े फ़ोन का लॉक खोल कर नोटिफिकेशन देखे सबसे ऊपर नज़र आने वाले नंबर को देखते ही हैरत से माथे पर हल्की सी तेवरी आई। मैसेज पढ़ा। चेहरे पे फैली संजीदगी में रत्ती भर फ़र्क ना पड़ा। उंगलियां टाइप करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। पहले मुझे मुबारकबाद दो, बाकी बातें बात की हैं। फ़ोन बेड साइड पे डालकर ख़ुद फ्रेश होने चला गया। जब 10 मिनट बाद वापस बेड पे आया, दूसरी तरफ से जवाब आ चुका था। मैंने जो सवाल पूछे हैं ना, उनके जवाब दो। मुबारकबाद देने या लेने वाला हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुबारकबाद देने वाला ताल्लुक़ क्या होता है मुझे नहीं पता। यासिर भाई को इम्प्रेस कैसे किया? क्योंकि बज़ाहिर तो तुम में कोई ऐसी खूबी नहीं। यासिर भाई को मैं पसंद आया तो तुम जेलस हो रही हो। आम तौर पर तो लड़कियां खुश होती हैं। हाँ, उस सूरत में खुश होती हैं जब मंगेतर उनकी पसंद का हो। अफसोस कि तुम्हारी किस्मत में ऐसी खुशी नहीं है जेशमा। तुम्हें तो अब इसी नापसंदीदा शख्स के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। यानी तुम मेरे हाल पर रहम नहीं खाओगे? मैं पागल नहीं हूँ। क्या इतनी जल्दी शादी के बाद के पीछे भी तुम्हारी ही चली है? अगर मेरी मर्ज़ी चलती तो आज की तारीख में तुम्हारी और मेरी मंगनी ना होती। इस वक्त तो मेरी बीवी की हैसियत से मेरे घर पे मौजूद होती। अब जबकि मेरी नहीं चली तो तुम्हारी कैसे चलेगी? अगर मैं इनकार कर दूं तो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी फिर भी तुम ही से होनी है। मेरे इनकार के बाद कैसे होगी? तुमने इनकार करना होता तो पहले ही कर देती। किसने तुम्हारी कनपटी में बंदूक रखी थी? दूसरी जानिब से फौरी कोई जवाब नहीं आया। इसे ऊँग आने लगी थी जब दोबारा टोन बजी। नीम व आँखों के सामने मोबाइल की रोशन स्क्रीन की। खाज़न अयाज़, सच सच एक सवाल का जवाब दे दो। उसने जल्दी से लिख भेजा, पूछो। चंद सेकंड के बाद जवाब आया, मैं ही क्यों? उसने जवाब दिया, तुम क्यों नहीं? पहले से एक शख्स से मेरी शनासाई रह चुकी है। क्या करोगे ऐसी औरत का जिसके दिलो दिमाग पे किसी और का कब्जा हो? खाजिन की नींद भाग गई। उठकर बैठ गया और लगा लिखने। एक शख्स से निकाह रह चुका जेशमा, शनासाई नहीं, कम अज़ कम उस लेवल की नहीं जिस इंतहा पे तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ जाना है। और मुझे अपनी सलाहियत पे इतना तो यकीन है कि मैं तुम्हारे दिमाग को साफ़ करके सिर्फ अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर दूंगा। क्या हुआ उनके साथ? गर है रकीब, फूल के साथ खार होता है। इस दफ़ा दूसरी जानिब से जवाब नहीं आया। 10 मिनट, 15 मिनट, इसके बाद खाज़न ने लिख भेजा, औरत इतना मत सोचो। बात इतनी सी है कि जिस तरह तुम एक मुर्दा शख्स की मोहब्बत का दम भर रही हो, मैं सोचने पे मजबूर हो गया था ज़िंदगी कितनी परवाह करोगी। और जिस तरह से अपनी सब्जियों का ख्याल कर रही हो, अगर माँ बनोगी तो अपने बच्चों का कितना ख्याल करोगी। अगर मेरे इस जवाब से भी तसल्ली नहीं मिलती तो बता देना। अल्लाह हाफिज़। इसने आखिरी कील ठोंका। इसके बाद फ़ोन चार्जर पर लगाकर लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा।
जल्द ही कमरे में उसकी मुतवाज़ी सांस की सरसराहट सुनाई देने लगी। अगले दिन ऑफिस से आती वो यासिर भाई के सर हो गई। यासिर भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आदमी पहले दिन हमारे घर आया, जो जो फरमाइशें उसने किया आपने बिस्मिल्लाह करके तमाम अहकाम की बजावरी कर दी। पर मैं बता रही हूँ, ये जो हथेली पे सरसों जमाई जा रही है ना, मैं हरगिज़ भी इसका हिस्सा नहीं बनने वाली। यासिर भाई अपने बेड पे बैठे ऑफिस की किसी फाइल पे झुके हुए थे जब वो आंधी तूफान की तरह कमरे में वारिद हुई और नॉन स्टॉप बोलती चली गई। यासिर भाई हैरान परेशान तासुरात के साथ उसकी शक्ल देखते ही रह गए। ज़ेशमा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम खिलाफ फितरत एक ही सांस में पूरा मजमून सुनाई जा रही हो? ये अलग बात है कि तुम्हारी तकरीर मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है। अब ज़रा मेहरबानी करके सलेस उर्दू में ये भी बता दो हुआ क्या है। भाई मैं मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। बच्चे, मैं कौन सा आपको लतीफ़े सुना रहा हूँ, इधर तशरीफ़ रखिए। उन्होंने ज़ेशमा को अपने बराबर बैठने का इशारा किया। मैं बैठने नहीं आई हूँ, आप बस मुझे ये बताएं, आपने इस आदमी की फ़ैमिली के नए मुतालबे पे हाँ क्यों की? किस आदमी की बात कर रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस आदमी की बात कर रही हूँ। ख़ाज़म, शुक्र है आपने मुझे इसका नाम लेने पे मजबूर नहीं किया है। उस बेचारे की शामत क्यों बुला रही हो? उसकी माँ और बहन के मुतालबात साहबजादे को शादी की बहुत जल्दी है। हाँ तो होनी भी चाहिए। फिर कब शादी करेगा? जहाँ इतने साल छड़ा छांट घूमता रहे, 2-4 माह और नहीं घूम सकता? और आप लोगों के तो मैं सदके ही जाऊँ। कल रात आनन फानन मंगनी भी हो गई और अभी अगला दिन डोबा भी नहीं, नया बम फोड़ दिया। भाई अब तुम्हारी होने वाली ससुराल शादी की डेट चाहती है तो हम क्या कह सकते थे? खाजिन का कहना है इसको मुल्क से बाहर जाना है और जाने से पहले वो शादी करना चाहता है ताकि तुम्हें भी अपने साथ ही ले जा सके। यासिर भाई, शादी रात के रात हो सकती है, दूसरे ममालिक के वीज़े प्लेट में रखकर ऐन वक्त पे नहीं मिलते हैं। मेरी नई नई नौकरी है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती और ना ही मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए आप अपने इस खाजिन को कह दें शादी कम अज़ कम 2 माह के बाद होगी, इससे पहले नहीं। और अगर इससे पहले करनी है तो बाखुशी कोई और लड़की ढूंढ ले। जैशी, 2 माह बाद भी तो होनी तो शादी ही है, फिर बेचारे को इतना क्यों लटकाना? आप मेरे भाई हैं या उस आदमी के? तुम्हारा ही भाई हूँ। जब रिश्ता अच्छा है, माकूल आदमी है, फिर बिला वजह के बहाने क्यों ढूंढना? सीधी तरह क्यों नहीं कहते हैं? बहन की रोटी भारी पड़ गई, जल्द अज जल्द जान छुड़वाना चाहते हैं। ठीक है, कर दें शादी। मैं अभी जैशमा नहीं जो कभी आपके घर की दहलीज पार कर गई। भाई को धमकी देकर जैसे जल्दी जल्दी आई थी वैसी कमरे से निकल गई। यासिर भाई ने सर हाथों में थाम कर गहरी सांस ली। एक तरफ वो खाजिन को मनाने में नाकाम हो रहे थे, दूसरी तरफ जैशमा का गुस्सा। उन्होंने बेड पर रखा अपना मोबाइल उठाया, खाजन का नंबर मिलाया। तीसरी बेल पे दूसरी जानिब से जवाब मौसूल हो गया। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। मिजाज की तो ना ही पूछो भाई, अभी अभी मेरी बहन मुझे तगड़ी सी तड़ी लगा कर गई है। तड़ी समझते हो? धमकी। धमकी देकर गई है कि अगर तुम्हारे घर वालों के मुतालबे पर अमल करते हुए तुम दोनों की शादी मैंने 1 माह के अंदर अंदर कर दी तो वो उम्र भर मेरे घर में पाँव नहीं रखेगी। यासिर भाई, मेरी एक से ज़ायद बहन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ऐसी धमकियाँ बस धमकियाँ ही होती हैं। आपने वो तो सुना ही होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और भाई अगर बरस गए तो फिर क्या? मैं हूँ ना, हर हफ्ते इसको आपकी तरफ ले आया करूँगा। यानी तुमने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना। मैंने तो अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया, इसलिए माजरत के साथ कहना पड़ता है मौक़िफ़ से हटना मुमकिन नहीं। ठीक है भाई, तो अपने प्रोग्राम फ़ाइनल करो। और इधर अगर लड़की शादी से ही इनकार करती है तो मुझे ना कहना। ऐसी बात है तो मैं ख़ुद इससे मिलकर मामला सुलझाना चाहूँगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हमारे घर का पता तो तुम्हें याद ही है ना? आना किसी वक्त मुलाकात होगी। आप असल वाली दावत दे रही हैं या तंज़िया कह रहे हैं? इस वक्त तो झुंझलाया हुआ हूँ। मेरी एक ही बहन है खाजिन, इसको मैं नाखुश नहीं देख सकता हूँ। यासिर भाई, आप एक नर्म दिल इंसान हैं। बहन एक है, अगर एक से ज़्यादा भी होती आपका रवैया तब भी ऐसा ही होना था। तो मक्खन बड़ा लगाते हो। हाँ जी, सच्चाई का ज़माना नहीं है। पहले आपकी बहन, अब आप। सता लें जितना सताना है, एक दिन मेरा भी आएगा, सारे बदले लेने वाला हूँ। ठीक है, फिर अपनी बहन का साथ देता हूँ। दूसरी तरफ से खाजन का कहकहा गूंजा। यासिर भाई, मुझे 2-4 दिन दें, अगर जीत ना हुई तो आपको फ़ोन करके बताऊँगा, फिर जो भी आप कहें वही होगा। चलो यार, पढ़ देखो अपने मंत्र, पर मेरी बहन पे जादू टोने थोड़ा कम ही असर करते हैं। चले, लग जाएगा पता, हमने भी बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हुए। अब की बार हंसने की बारी यासिर भाई की थी। तुम्हारे सफ़ेद बाल आने में भी काफ़ी वक्त है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वरना जिस चक्कर में कूद पड़ा हूँ बुढ़ापा करीब नज़र आ रहा है। यासिर भाई हंसते ही चले गए।
اگر اس کو پتہ چل جائے تم اس طرح اس کے بارے میں چٹکلے چھوڑ دے ہو، ہاں کرنے سے پہلے ہی نہ کر دے گی، اور نہ تو کر ہی دے گی، کوئی نہیں، چلانے دیں ان کو جو جو تیر چلانا ہے، ہم بھی تو دیکھیں گے کتنا دم ان نازک باہوں میں ہے۔ شاعری، چلو مجھے اب اجازت دو، کال کر دینا جب بات کر لو۔ جی ضرور، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان پھسل جاتی ہے، اس لیے میرے کسی مذاق کا برا مت منائیے گا۔ اچھا بور مت کرو، اللہ حافظ۔ جس وقت کال بند ہوئی خازن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ گارڈن چیئر پر براجمان تہمینہ کی نظر اور سماعت اپنے خوبرو بیٹے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ جو فون بند کرتے ان کی طرف آیا، پوچھے بنا رہ نہ سکی، سب خیریت؟ آپ دعا کریں، جو کوئی اونچ نیچ ہے نکل جائے گی۔ میری تو ساری دعائیں میری اولاد کے لیے ہی تو ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو کوئی فکر والی بات تو نہیں؟ وہ آگے جھکا اور ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب میری ماں کی دعائیں، میری کوششیں شامل ہوں گی تو ماں فکریں کہاں ٹکیں گی؟ اچھا مت بتاؤ، اللہ تمہاری ہر جائز دلی خواہش پوری کریں۔ نہیں، یہ دعا کریں، جا خازن، جو تو چاہتا ہے تجھے وہی ملے۔ انشاءاللہ میرے بیٹے کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب بتائیں، ڈنر گھر پہ کرنا ہے یا کہیں باہر چلیں؟ باہر سے کھانا کھا کھا کر اکتاتے نہیں ہو؟ آج کہیں نہیں جا رہے، آرام سے بیٹھو، میں اچھا سا ڈنر گھر پہ ہی کرواتی ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، آخر اب باس ہیں، ہماری کیا مجال آپ سے اختلاف رائے رکھیں۔ اچھا بس زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو، بہن کو فون کرو، وہ بھی ڈنر میں شریک ہو، اور اگر اپنے گھر کے کسی معاملے میں مصروف ہو تو اصرار مت کرنا۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اس فون کو کبھی اپنے ہاتھ سے رکھ بھی دیا کرو، جب دیکھو اسی میں مصروف ہوتے ہو۔ وہ جو 100 سے زیادہ سٹاف کو سنبھالتا تھا، حکم جاری کرتا تھا، اپنے گھر پہ ماں سے چھوٹے چھوٹے حکم یوں وصول کرتا جیسے زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہو۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ دانیہ کو کال کروں، اب کہہ رہی ہیں فون رکھ دوں، آپ سوچ کر بتائیں چاہ کیا رہی ہیں؟ تہمینہ نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا کر ایک سپ بھرا، جبکہ وہ کال ملانے لگا، مگر دانیہ کا نمبر ملانے سے پہلے فائز کے نمبر پہ پیغام بھیجا۔ پتہ کرو وہ صبح کس وقت گھر سے آفس جانے کے لیے نکلتی ہے۔ جب تک دانیہ سے بات کی، دوسری جانب سے جواب آیا، سر آفس کی گاڑی 8:30 بجے ان کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہے۔ کس قسم کی سواری ہے؟ سر کیری ڈبہ۔ کیا اکیلی جاتی ہے یا ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں؟ سر اپنی گلی سے وہ اکیلی ہی جاتی ہیں۔ بھابھی میں جا رہی ہوں، ایسے خالی پیٹ مت جانا، جلدی سے 2-4 نوالے تو کھا لو۔ نہیں کھا سکتی نا، پورے 15 منٹ لیٹ ہوئی ہوں، باس پہ میرا کیا امپریشن پڑے گا؟ اور یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ لو بھلا، خازن بیچارے نے کیا کیا؟ کل سے ہر کام خود خراب کر رہی ہو، الزام میرے بھائی پر؟ بیٹھے بٹھائے فری میں ٹینشن پھیلا دیا آپ کے بھائی نے، اب کیا الزام بھی نہ دوں؟ خواہ تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ ہاں، آپ میاں بیوی کو نا بس بہن سے جان چھڑوانی ہے اور کچھ نہیں۔ آل فال بکے جاؤ، السلام علیکم، جا رہی ہو؟ بھابھی اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر وہ قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے چھپاک سے بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، یا اللہ اس کا دل نرم کر دیں۔ زیشمہ نے آج پھر ڈرائیور کو گاڑی سے باہر کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بل آ گئے۔ قریب آتے تیز لہجے میں بولی، بھائی میرے، مجھے بتاؤ میں کس سلطنت کی ملکہ ہوں جو ہر روز میرے لیے یوں دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہو؟ ڈرائیور شرمندہ ہونے کے بجائے نظر جھکا کر بولا، میم یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ اچھا تو جو اگلے سٹاپ سے 3 لڑکیاں اٹھاتے ہو ان کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ اس کا پہلی دماغ گھوما ہوا تھا، میم وہ صرف فارمیلٹی ہے، میری ڈیوٹی صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آج احمد سر سے بات ہو کر رہے گی، پیچھے ہٹو تم، دروازہ خود بند کر لوں گی۔ ڈرائیور پیچھے ہو گیا، اس لمحے وہ چونکی۔ اس ڈرائیور کا ہر انداز بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، عام طور پر ڈرائیور ایسے سلجھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ راستے میں دوسری لڑکیوں کو پک نہ کیا تو وہ یہی سمجھی شاید لیٹ ہو گئی ہے، اسی لیے دوسری لڑکیاں یقیناً چلی گئی ہوں گی، مگر گاڑی آفس تک گئی ہی نہیں، ایک پارک کے باہر رک گئی۔ ڈرائیور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ ادھر کیوں رکے ہو، کیونکہ کھڑکی کے دوسری جانب ہی تو وہ کھڑا نظر آیا تھا، سفید بے داغ شلوار سوٹ، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے یوں کھڑا تھا جیسے سارا لاہور اسی کے ماتحت ہی تو چلتا ہو۔ زیشمہ کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا، کیا اس نے میرے ڈرائیور کو پیسے دے کر ادھر آنے کا بولا ہے؟ ڈرائیور گاڑی سے نکل گیا۔ زیشمہ کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا، ڈرائیور نے خازن کو سر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ خازن نے سر ہلا کر جواب دیا اور وہ ڈرائیور ایک طرف کو چل پڑا۔ زیشمہ نے سامنے دیکھا، جہاں پہ یقیناً خازن کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔
क्योंकि वो इसको पहचान गई थी। जॉब के लिए जब इंटरव्यू देने गई थी उस वक्त इसी लड़के ने वहाँ मौजूद दूसरे 2 लोगों को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने दिए थे। खाजिन ने दरवाज़ा खोला, सलाम किया। तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मुझे देखकर तुम्हें रत्ती भर खुशी नहीं हुई। ज़ेशमा ने कोई जवाब ना दिया। अपने अंदर उठते उबाल को काबू करने के चक्कर में दूसरी तरफ चेहरा मोड़कर आती जाती ट्रैफिक गिनने लगी। क्या सलाम का जवाब भी नहीं देना? ज़ेशमा के अंदाज में कोई तब्दीली ना आई। बातचीत से शिकवे दूर हो जाते हैं। ज़ेशमा अपने दिमाग में चीखी, बातचीत के लिए ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। गुस्सा छोड़कर सुलह कर लो, वरना अगर आज मैंने तुम्हारी इस गेम का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया तो रात तक यहीं बैठी रहोगी। क्यों? क्या आज तुम्हारे बिज़नेस को तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही? वो फुनकारी और वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए मुस्कुराया। आखिर तुमने चुप तो तोड़ी। और हाँ, तुम्हारा सवाल तो किसने कहा मैं अपने बिज़नेस से गाफिल हूँ? इस वक्त भी अपने ही मफाद पे काम कर रहा हूँ। इंतहाई बुरे शख्स हो। ना ना, अभी नहीं, मुझे पूरी तरह जान लो, फिर यही राय दोगी तो बड़ा ही मज़ा आएगा। सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मगर तुम पे मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी नहीं पर ठीक ही था। और मुबारक हो, तुमने वो भी ख़त्म कर दिया है। मुझे इम्प्रेशन बनाने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ वक्त चाहिए जो तुम मुझे देने पर तैयार नज़र नहीं आ रही हो। और वो जो आदमी तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ा है वो कौन है? खाजिन ने गर्दन मोड़ कर एक नज़र फाइज पे डाली, मुस्कुराहट समेत बोला, मेरा पीए है। ज़ेशमा की आंखें फैल गईं। तुम्हारा पीए? हाँ। पर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं भला हैरान होने वाली क्या बात होगी? ऐसे इत्तफाक तो मेरी ज़िंदगी में हर दूसरे दिन होते हैं। अब बराह करम ये भी बता दो, इस ड्राइवर को तुम पहले से नहीं जानते हो? खाजन की मुस्कुराहट ज़रा और गहरी हुई। वो सालों से मेरा ड्राइवर है। खाजन एजाज, पहली और आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ क्या गेम खेलना चाह रहे हो? ज़ेशमा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। अहमद मेरा दोस्त है। तो क्या तुम्हारा पीए और ड्राइवर तुम्हारे दोस्त के ऑफिस के स्टाफ को यूं ही अपनी खिदमत पेश करते हैं? खाजिन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। तुम बताना पसंद करोगे ऐसा क्यों हुआ? वो इंतहा की संजीदा थी। तुम्हारी वजह से। वो कुछ बोले बगैर मुसलसल घोरे जा रही थी। जानना चाह रही हो? आ जाओ, गाड़ी में चलते हैं। रास्ते में तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ मज़ीद कहीं नहीं जाना है। मेरे सवालों के जवाब दे दो और अपना रास्ता नापो। अंगूठी वाला हाथ दुपट्टे के नीचे छुपाते हुए कह दिया। ज़ेशमा, मेरे साथ चलो, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारे साथ इसी सवारी में बैठकर घर तक चला जाऊंगा। पर इस सूरत में ड्राइवर बासानी सारी गुफ्तगू सुनेगा, जबकि अपनी गाड़ी में प्राइवेसी है। वहाँ तुम्हारा पीए है, क्या वो नहीं सुनेगा? फाइज ड्राइवर के साथ जाएगा, और अगर वो सुन ले तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही सब सच जानता है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते? अगर तो ये एहसान ये है कि मैं जो बात कहने आया हूँ वो कहे बगैर तुम्हें तुम्हारे रास्ते जाने दूँ, तो माजरत कबूल करो, क्योंकि जो मैं कहने आया हूँ वो कहे बगैर तो नहीं जाऊँगा। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा। हटो आगे से, ताकि मैं नीचे उतर सकूँ। खाजन मुस्कुराते हुए न सिर्फ पीछे होकर खड़ा हुआ बल्कि हाथ बढ़ाकर इसको उतरने में मदद पेश की, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर करते हुए उतर आई। साथ ही पूछा, अब? हाथ पकड़ लेना था। कसम खा सकता हूँ कि मुझे अछूत बिल्कुल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। सच कह रहा हूँ, कहने को कुछ नहीं बचा जो उल्टा सीधा बोल रहे हो। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। असल मसला ये है, तुम घर से इरादा करके निकली हो मेरी कि हर बात को उल्टा सीधा बोलकर जान छुड़वा लोगी। माशाल्लाह, आप तो काफ़ी समझदार वाक़ई हुए हैं। जी, आपकी ज़र्रा नवाजी है, वरना खादिम की भला क्या औकात। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। वो नज़रें घुमाती इसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही दूसरी गाड़ी के करीब हुए, फाइज़ ने झट सलाम मारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। ज़ेशमा ने पहले अच्छी तरह घूरा, हल्के से सर हिलाकर जवाब दिया। खाजन मुस्कुराहट छुपाता और ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। फाइज़ ने ज़ेशमा के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। ज़ेशमा ने सोचा, सीन क्रिएट करने का क्या फ़ायदा, दो टोक बात करना ज़रूरी था। चुपचाप बैठ गई। फाइज़ वहीं से मुड़ गया। खाजिन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कितनी देर तक खामोशी छाई रही, मगर जब ज़ेशमा को समझ आई कि वो कहाँ जा रहा था, पहलू बदल कर रह गई। वो बैरूनी गेट के बाहर गाड़ी रोकते हुए कह रहा था, कल यहाँ पे हमारी अच्छी गप लगी थी, सोचा आज भी यहीं बैठकर बात करते हैं। क्या मैं तुम्हारे दफ्तर में काम करती हूँ? इस अचानक बमबारी पे खाजन ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते जवाब दिया, नहीं, मगर मैं वहाँ 50% का शेयर होल्डर हूँ। तुम ड्रामे कमर्शियल्स वगैरह बनाते हो ना? हाँ। तो तुम्हारा यहाँ पार्टनर होने का क्या मतलब? मतलब तो कोई नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है और बस।
जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उस दिन के बाद तुम्हारा पीए दोबारा कभी यहाँ नज़र क्यों नहीं आया? क्योंकि वो यहाँ काम नहीं करता है। तो फिर इंटरव्यू वाले दिन यहाँ क्यों था? उस दिन वो मेरे साथ उधर आया था, फिर तुम वहाँ नज़र आई इस बात का यकीन करने के लिए कि तुम्हें वो नौकरी ज़रूर मिले। मुझे फ़ाइज़ को उधर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? खाजिन इसके दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। दोनों की नज़र मिली तो वो धीरे से बोला, हो सकता है पहली नज़र की मोहब्बत हो गई हो। मिस्टर खाजिन, क्या मेरे सींग निकले हुए हैं? खाजिन ने पूरी एक्टिंग करते हुए इसके सर के दोनों जानिब देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं निकले। क्या मेरी शक्ल पे बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा है कि मैं अकल से पैदल औरत हूँ? नहीं, चेहरे पे तो इस वक्त बस यही लिखा है कि हसीन औरत शदीद गुस्से में है। मुझे सच जानना है। सच बहुत आसान है। अहमद मेरा दोस्त है जिससे मिलने उस दिन इसके ऑफिस जाना हुआ। तो मैं देखा तो बस दिल ने कहा ये यहाँ क्या कर रही है, इसको मेरे घर पे होना चाहिए। मैं पीछे रह गया। मेरी मम्मी नंबर ले गई क्योंकि उनको भी बेटे के लिए वही लड़की पसंद आ गई जो बेटे को पहले ही पसंद है। वो कितनी देर तक अपने अंदर का गुस्सा दबाते रही, फिर मुस्तहकम लहजे में बोली, अगर तो मुझे कहते ना कि ज़मीन के 4 कोने हैं और हर कोने पर एक ताज महल तामीर है तो मैं तुम्हारी बात मान जाती कि चलो हो सकता है सच बोल रहा हो। मगर ये जो कहानी तुम सुना रहे हो ना, ये बग़ैर सर पैर के है। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम खुद को इस काबिल समझती ही नहीं हो कि किस पे कोई आदमी और इसकी माँ एक ही वक्त में फ़िदा हो जाएं। अजीब आदमी हो। मैं मगरिब की बात कर रही हूँ, तुम शुमाल को जा रहे हो। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? मेरा तुम्हें पसंद करने पर, मम्मी के रिश्ता तय करने पर, मेरे तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने पर, या यूँ जल्दी में शादी की बात करने पर? अलिफ से ये तक सारी कहानी पर ही एतराज़ है। वजह? आंटी को मैं पसंद आ गई हूँ, मान लिया। होता है ऐसी माएँ अपने बेटों के लिए लड़कियाँ देखती हैं, पर अब वही लड़की बेटे को भी पसंद आई, नौकरी दिलवाई, अपना ड्राइवर मेरी खिदमत को पेश किया हुआ है। वाह, सच सच वाह, क्या खूब। मर ही ना जाऊँ मैं अपनी इस खुश नसीबी पे। सच यही है ज़श्मा, देखना। फ़क्त यही है कि अब तुम इस सच को कबूल करने में कितना वक्त लेती हो। फिर भी 1 महीने बाद शादी करवाने पे हाँ नहीं करूँगी। खाजिन ने डैशबोर्ड का खाना खोला और एक पैकेट ज़श्मा की गोद में डाल दिया। ये क्या है? खोल कर देख लो। वो अभी तक गाड़ी में बैठी हुई थी और वो इसके दरवाजे में जमकर खड़ा था। ज़श्मा ने उस फाइल को खोलकर इसमें नज़र आने वाले पेपर्स को पढ़ा। सबसे ऊपर जहाज़ के 2 टिकट थे, मिस्टर एंड मिसेस ज़श्मा खाजिन के नामों से। उसकी नज़रें फैल गईं। अभी शादी हुई नहीं, मेरा नाम ऐसे क्यों लिखा? टिकट की डेट पढ़ो, जो तारीख तय हुई है। ये टिकट उसके बाद के लिए बुक हैं। तेज़ी से हाथ चलाते निचले पेपर्स निकाल कर नज़रों के सामने किए। पेरिस के एक होटल की बुकिंग का कन्फर्मेशन लेटर था, इसी तरह दुबई का। तुम्हें ये सब इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि तुम्हारी रूटीन का हिस्सा नहीं है। मेरे 1 साल में कई ट्रिप होते हैं और मुझे अपने काम आखिरी लम्हात पे डालने की आदत नहीं है। तुम्हारा पासपोर्ट बनने को दिया है जो कल शाम तक मिलना है। इसके बाद वीज़े के लिए जमा होगा। उम्मीद यही है कि 1 हफ़्ते के अंदर तुम्हारे तमाम पेपर्स तैयार होंगे। ऐसे कैसे 1 हफ़्ते में वीज़ा मिल सकता है? वो धीमे से मुस्कुराया। पैसा, नाम, एतबार, बस, या कुछ और बताऊं? बड़ी अजीब बात है। जानते हो मेरी कोलीग है, उसका मियाँ बाहर है। इस लड़की ने पिछले 1 साल से वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी तक इसको तो कोई जवाब नहीं मिला। वो सेटलमेंट का केस है। ऐसे केस वक्त लेते हैं। जबकि हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, हमारा उन्होंने बैंक अकाउंट देखना होता है, हमारा कारोबार वगैरह, और बस। खाज़न अयाज साहब, ये जो वजूहात आपने पेश की हैं, इनमें इतना दम नहीं है कि मैं फ़ौरन से आंखें मीच कर हाँ कर दूं। अब आप मुझे मेरे घर छोड़ दें या मैं ऑटो पकड़ूं। यानी इतनी आसानी से नहीं मानोगी, समझ ही गए? जी, बहुत अच्छी तरह। उसी पल ज़श्मा का दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट संभाल गया। अगले कुछ मिनट फिर खामोशी में कटे। जब वो रह ना पाई तो बोल ही पड़ी, ये रास्ता मेरे घर को नहीं जाता है। तुम्हें चूँकि घर जाने की बहुत जल्दी है, इसलिए शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ ताकि जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँ। फिर वो कुछ नहीं बोली। इसका तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इसको अपने घर ले जाएगा। गेट के सामने हॉर्न दिया। दूसरे पल गेट वाह हो गया। ज़श्मा का हाथ बेख्तियारी में इसके स्टीयरिंग व्हील थामे हाथ पे रुका। इधर किधर ले आए? मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारी सास से मिलवाता चलूँ। हाय, मैं मर जाऊँ। इतना बड़ा धोखा। खाज़न, तुम्हें ज़रा ख्याल ना आया वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? लड़की खुद ही चल के घर आ गई, वो भी इतनी सुबह, वो भी तुम्हारी हमराही में। हाय, इनका सामना करने से पहले मुझे बस मौत ही आ जाए। निकम्मे इंसान, तुम एक काम ना सीधा कर पाए। मैं हरगिज़ अंदर नहीं जाऊँगी। वो इसके फ़क पड़ते चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मम्मी इधर आकर ही मिल लेंगी। मेरा जी चाह रहा मैं तुम्हें मोटी मोटी गालियाँ दूँ, तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूँ।
زیشما کی دھمکیوں کے جواب میں خازن کا کہا بے ساختہ تھا۔ چلو آؤ اندر چلیں۔ زیشما نے دونوں آنکھیں میچ کر بچوں کی طرح زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ خازن کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یا اللہ، یہ آدمی میری کس غلطی کی سزا ہے؟ خازن نے اس دفعہ بڑی مشکل سے کہے کا گلا دبایا۔ کسی نیکی کا انعام بھی تو ہو سکتا ہوں، صدقے جاؤں، انعام کب سے ایسے ہونے لگے؟ خازن ہنسی روک نہ پایا۔ ایسے سے کیا مطلب ہے؟ کیا میری 2 آنکھیں نہیں ہیں، 2 عدد کان نہیں ہیں، ناک نہیں ہے؟ اوہ تو یوں بولو نا کہ اپنے نئے نقش کی تعریف سننا چاہ رہے ہو۔ تم گاڑی سے نکل رہی ہو یا اٹھا کر نکالنا پڑے گا؟ ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ تم مجھے اندر جانے کا مت بولو، واپس گھر چھوڑاؤ، جواب میں تمہاری بات مان لوں گی۔ خازن نے بھویں اچکائی۔ اتنی جلدی ہار مان رہی ہو؟ اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ مصلحت؟ آنٹی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تمہارا مطالبہ ماننا بہتر ہے۔ ممی کو تمہیں یہاں دیکھ کر بے انتہا قسم کی خوشی ہونی ہے، ان کا سیر و خود بڑھ جانا ہے۔ میرے الفاظ پہ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ ساتھ ہی گردن موڑ کر تھوڑی دور کھڑے ملازم سے مخاطب ہوا۔ اندر ممی کو بتاؤ، خاص مہمان آئی ہیں۔ خازن پلیز ایسا نہ کرو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آدم خور لوگ نہیں ہیں۔ اگر آنٹی کو برا لگا تو میں کہہ دوں گی، میں خود سے نہیں آئی ہوں، یہ آدمی مجھے زبردستی لے کر آیا ہے۔ خازن نے مسکراتے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیا۔ اس دفعہ اس نے اس کا ہاتھ اگنور نہیں کیا، تھام کر گاڑی سے اتر آئی۔ خازن نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تھینک یو۔ زیشما نے ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کپڑوں سے نہ نظر آنے والی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ دوپٹہ درست کیا۔ انتہا سے زیادہ نروس ہو رہی تھی، یہ بھی بھول گئی کہ خازن کے ساتھ ابھی اتنی صلح نہیں ہے، اور پوچھنے لگی، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وہ چونکا، رکا، مسکرایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ایک دم پرفیکٹ۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میری آنکھوں میں دیکھ کر جان لو، سچ بول رہا ہوں۔ اس پہ زیشما کے لب مسکرا اٹھے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ابھی وہ لاؤنج کے دروازے تک پہنچے تھے جب دروازہ ایک دم واہ ہوا۔ میں صدقے، میں واری، میری آنکھیں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ لیں، آپ کی بہو کو آخر پکڑ لایا ہوں، اب جانے مت دیجیے گا۔ تہمینہ آنٹی نے اس کو کتنی دیر تک اپنے ساتھ لگائے رکھا، پھر پیشانی چومی۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو وہیں دروازے میں روک دیا۔ نہ ایسے نہیں، ادھر ہی رکو، جب تک میں نہ کہوں دہلیز پار مت کرنا۔ وہیں کھڑے ہو کر ملازمہ کو مختلف ہدایتیں دینے لگیں۔ ملازمہ نے ان کی مطلوبہ چیزیں مہیا کیں۔ پہلے دونوں پر سے پیسے وارے، پھر دہلیز پہ دونوں جانب چند قطرے تیل گرایا، پھر اندر آنے دیا۔ خازن صرف ماں کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جہاں خوشی روشنی بن کر بکھری ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھو بیٹی، مجھے بتاؤ کیسے آج تمہیں خیال آئے کہ ماں کو ملاؤ؟ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا، تم سچ مچ آئی ہو؟ کیا کھاؤ گی؟ زیشما نے شکر کیا کہ سوال کا جواب مانگنے کے بجائے وہ بات آگے بڑھا گئی تھی۔ ممی ہماری طرح اس نے بھی ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے۔ زبردست، پھر آج ہم لوگ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ پہلے موسمی کا تازہ جوس لے کر آؤ، اس کے بعد عمدہ قسم کا ناشتہ تیار کرو۔ جی بہتر بیگم صاحبہ۔ اتنا پوش قسم کا گھر کا ڈیکور پر اس نے بسنے والی عورت اتنی ملنسار اور جھک کر ملنے والی۔ زیشما اپنی جگہ سمٹی سی بیٹھی تھی۔ دانیہ آپ ہی اپنے گھر ہیں؟ ہاں کل رات آئی تھی، ڈنر کے فوراً بعد چلی گئی۔ زاہد اس کا میاں، اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ایک دو مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد تہمینہ بیگم خازن سے مخاطب ہوئیں۔ مجھے گھٹنے اجازت نہیں دیں گے ورنہ میں بخوشی زیشما کو گھر دکھاتی۔ خازن اٹھو، تم اسے گھر دکھاؤ، تب تک ناشتہ بھی لگ جائے گا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ ممی آپ سے شرما رہی ہے، ورنہ بھی گاڑی میں مجھے کہہ رہی تھی اتنے پیارے گھر کا ماسٹر بیڈ روم تو دیکھنے کے قابل ہوگا۔ زیشما کا منہ حیرت شرمندگی کے مارے کھلا رہ گیا۔ تہمینہ نے خازن کو گھوری سے نوازتے سرخ پڑتی زیشما کو ساتھ لگایا۔ خازن میری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ اچھا جی، اور آپ کی بیٹی جو مجھے تنگ کر رہی ہے اس کا کیا؟ زیشما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی میں شکریہ کے ساتھ آپ کی آفر قبول کرتی ہوں، اگر خازن کو اعتراض نہ ہو تو میں گھر دیکھنا چاہوں گی۔ لو بھلا اس کو کیوں اعتراض ہونا ہے؟ جاؤ خازن زیشما کو گھر کا ٹول دو۔ جی جو حکم، آئیے محترمہ تشریف لائیے۔ وہ آگے چل پڑا۔ زیشما جھوٹی مسکراہٹ سجائی سے 2 قدم پیچھے تھی اور تہمینہ بیگم دل نظروں میں لیے ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسی نظروں سے دور ہوئے زیشما نے سارے لحاظ بھلا کر خازن کی خبر لے ڈالی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تم انتہائی لوفر انسان ہو۔ ہائے پہلی دفعہ کسی نے مجھے پہچان لیا، ورنہ اب تک لوگ شریف ہی سمجھتے آئے ہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی یہ بات کس قدر سکون دے رہی ہے کہ تم جان گئی ہو کہ میں لوفر ہوں۔ بات سنو، جب تم پہلی دفعہ میرے گھر آئے تھے تب تو تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، شام تک ایسا کیا ہوا کہ باغ و بہار ہو گئے؟ اوہ اس وقت میں نروس تھا اور ڈرا ہوا بھی تھا۔ اپنے کرش سے روبرو ہو کر ملنا آسان کام نہیں، دوسرا میں حیران بھی تھا
حیرت نے اعصاب ہی بس میں پریشان ہو گیا تھا۔ کیسی حیرت؟ میری ماں کو تم پسند آئی ہو؟ تم ابھی تک یہ کرش ورش کے بارے میں غلط بیان نہیں کرتے رہنا چاہتے ہو؟ بالکل، کیوں نہیں؟ اس کے باوجود کہ مجھے تمہاری بات کا یقین بھی نہیں۔ ہاں، اس کے باوجود کہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں، آخر میرا جاتا ہی کیا ہے؟ وہ بول رہا تھا مگر زیشما کی ساری توجہ لان میں کھلے خوش رنگوں وہ پھول اپنی جانب کھینچ چکے تھے۔ وہ ایک ایک پھول کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ پھول نہ ہو بلکہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہو، جو آپ کو انجانے جہان کے راز بتا رہا ہو۔ خازن خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ سرگوشی میں بولی، خازن ایاز، تمہارے گھر کا باغیچہ اس قدر شاندار ہے، یہ بات اگر تم پہلے مجھے بتا دیتے تو بہتر تھا۔ خیر، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، کیا خیال ہے ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے؟ زیشما نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے لیے صرف پھولوں کو دیکھتا رہ گیا، مسکراہٹ اپنی جگہ قائم تھی۔ ایفل ٹاور پہ کھڑے ہو کر جب نیچے نظر ڈالی، سارا شہر نظروں کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ خازن، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان چھو لوں گی۔ وہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی اسی میں کھویا ہوا تھا۔ خازن کے سینے پر زیشما کا ہاتھ رکھا، سر رکھا تھا، زیشما کی خازن کی طرف پوچھ تھی۔ خازن نے اس کے گرد بازوؤں کا حالہ بنایا ہوا تھا، جب سر جھکاتا منہ اس کے دوپٹے میں چھپاتا جو ہوا کے پریشر سے سر سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو سونگھتا، اپنے گال اسے نرم بالوں سے چھوتا۔ ایک دم زیشما نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا قد مجھ سے لمبا ہے، تم اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاؤ، آسمان تک نہیں جائے گا، تم ہاتھ تو اٹھاؤ۔